गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य में केवल लैंगिक जनन की क्रिया ही होती है। जनन की जो 3 विधियां हैं, उन 3 विधियों में से जंतुओं में 2 विधियां होती हैं और उन 2 विधियों में से मनुष्य में जो है केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। और लैंगिक जनन की क्रिया में लैंगिक जनन से पूर्व कुछ घटनाएं होती हैं। आज हम लोग उन्हीं घटनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे जो पहली घटना होती है वह होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी इसे कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। आइए हम देखते हैं कि गैमीटोजेनेसिस होता क्या है, किसे कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक जनन। जनन माने होता है निर्माण, और युग्मक जनन मतलब युग्मकों के निर्माण की क्रिया। साधारण अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि युग्मक बनने की क्रिया जो होती है वो युग्मक जनन कहलाती है। हम ये जानते हैं कि युग्मक 2 होते हैं, एक नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक होता है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमीट के बनने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे युग्मक जनन कहा जाता है। तो ये बनते कहाँ हैं, हम ये कह सकते हैं, इनको परिभाषित कर सकते हैं कि वृषण एवं अंडाशय की वृषण एवं अंडाशय की जनन एपिथीलियम। वृषण एवं अंडाशय की जनन एपिथीलियम से युग्मकों के निर्माण की क्रिया। युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। यानी वृषण एवं अंडाशय, या हम कह सकते हैं वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथीलियम, यानी जो जनन एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं, उनसे युग्मकों के बनने की घटना जो होती है वो युग्मक जनन कहलाती है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 2 टर्म है, वृषण है और अंडाशय है। इसका मतलब है कि 2 जगह से युग्मकों का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृषण से क्या बनते हैं भाई, शुक्राणु। वृषण से शुक्राणु तथा अंडाशय से अंडाणु बनते हैं। अंडाशय से अंडाणु बनते हैं। अंडाशय से अंडाणु बनते हैं। यानी युग्मक कितने हैं, 2 युग्मक हो गए भाई। एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक कौन है, ये शुक्राणु है। मादा युग्मक कौन है, ये अंडाणु है। ठीक है, मादा युग्मक है अंडाणु। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं के बनने की घटना जो होती है वह युग्मक जनन कहलाती है। यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नोन एज गैमेटोजेनेसिस। और ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मूल रूप से जो होती हैं वो जनन एपिथीलियम की कोशिका जो होती हैं वो भाग लेती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है वो 2 तरह की होती है। 2 प्रकार की युग्मक जनन की क्रिया होती है। पहला कौन होता है भाई, पहला होता है शुक्र जनन। यानी
स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। अब नर में जो होता है वृषण होता है, नर की जनन एपिथीलियम, नर के वृषण की जनन एपिथीलियम नर के वृषण की जनन एपिथीलियम से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया या जनन एपिथीलियम कोशिकाएं जो होती हैं, जनन एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्रजनन कहलाती है। शुक्रजनन कहलाती है। ठीक, यानी नर के वृषण से, वृषण जो होता है वह क्या बनाता है, शुक्राणु। वृषण से क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु क्या है भाई, यह नर युग्मक है। तो हम शुक्र जनन का मतलब ये भी कह सकते हैं कि नर युग्मकों के बनने की घटना जो होती है वो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं के जनन की क्रिया, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। अब इस पर हम ये ध्यान दें कि शुक्र जनन की क्रिया जो होती है, इसको हम नोट करके देखते हैं, नोट में लिख लेते हैं। यह क्रिया प्रारंभ कब होती है, ध्यान दें कि शुक्र जनन की क्रिया किशोरावस्था, शुक्र जनन की क्रिया किशोरावस्था से प्रारंभ होती है। किशोरावस्था से प्रारंभ होती है। ध्यान दें, किशोरावस्था जीवन की कौन सी अवस्था है जिसे हम जीवन का संक्रमण काल भी कहते हैं। और यह अवस्था प्रायः नर में जो होती है वह 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है। यानी 12 वर्ष के से प्रारंभ होकर के वास्तव में शुक्र जनन की क्रिया जो होती है वो वृद्धावस्था, या हम कह सकते हैं कि शुक्राणुओं के बनने की क्रिया जो होती है वो आजीवन चलती रहती है। शुक्राणु हमेशा बनते रहते हैं, यानी नर युग्मकों का निर्माण जो होता है वो किशोरावस्था से प्रारंभ होकर हमेशा चलेगा। और ध्यान दें कि यह क्रिया 4 तरह के हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। 4 ऐसे हार्मोन हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। पहला हार्मोन होता है GRH, पहला होता है GRH, दूसरा होता है LH, तीसरा होता है FSH और चौथा होता है एंड्रोजन होता है। GRH क्या है भाई, इसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। देखिए इसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा आपका LH है, इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग, ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ये है फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ये आपका एंड्रोजन्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि GRH है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग, इसको हम कह सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस तरह से ये है शुक्र जनन की क्रिया। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये। मानव में हम जानते हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया ही होती है और लैंगिक जनन में कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस कौन होता है भाई? युग्मक जनन होता है, यानी गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट के बनने की प्रक्रिया। शुक्राणु या अंडाणु ये गैमीट है, नर और मादा युग्मक है। युग्मकों के बनने की घटना जो होती है उसे हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। सिंपल अर्थों में हम कह सकते हैं कि युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है, या गैमीट्स फार्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। यहाँ देखते हैं कि वृषण एवं अंडाशय की जनन एपिथेलियम से, वृषण एवं अंडाशय की जनन एपिथेलियम से या जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। कन्फर्म हो गया? यानी वृषण से क्या बनते हैं? शुक्राणु, और अंडाशय से क्या बनते हैं? अंडाणु। यानी हम ये कह सकते हैं कि युग्मक जनन की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शुक्र जनन और एक होती है अंडाणु जनन या अंड जनन होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि पहला प्रोसेस जो हमारा शुक्र जनन का है, शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। शुक्र मतलब हो गया शुक्राणु और जनन का मतलब हो गया निर्माण। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? शुक्र जनन। यानी नर के वृषण, जो नर का वृषण होता है, टेस्टीज है, उस टेस्टीज की जो जर्म एपिथेलियम सेल्स होती हैं, उन जर्म एपिथेलियम सेल्स से जो स्पर्म होते हैं यानी शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को कहते हैं शुक्र जनन, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आर नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम यहाँ ध्यान दें कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है वह कब से प्रारंभ होती है? जनरली अगर देखा जाए तो शुक्र जनन की प्रक्रिया या शुक्राणुओं के बनने की क्रिया किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाती है और वृद्धावस्था तक या आजीवन चलती रहती है। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि पुरुष में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया आजीवन होती रहती है, जबकि महिलाओं में अंडजनन की प्रक्रिया जो होती है वो एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाती है। तो यह जो जनन प्रक्रिया शुक्र जनन होता है, शुक्राणु जनन, ये चार तरह के हार्मोन इसका जो होता है कंट्रोल करते हैं, नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। पहला है GRH, यानी इसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वृषण की जो सेल्स होती है उसकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये FSH है, यानी फॉलिकल प्रेरक हार्मोन होता है, ऊतक प्रेरक हार्मोन होता है, और एंड्रोजन्स होता है जो कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी उत्पन्न करता है, यह एंड्रोजन्स होता है। तो इस तरह से यह युग्मक जनन है। आइए हम इस शुक्र जनन की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा इसके प्रोसेस को समझते हैं, इस प्रक्रिया को समझते हैं। आइए हम लोग देखते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है इसको हम लोग देखते हैं। शुक्र जनन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन की प्रक्रिया जो है वह दो प्रावस्थाओं में पूरी होती है। शुक्र जनन हम लोगों ने देखा कि कहते किसको हैं? दो प्रकार की प्रक्रियाओं में पूरी होती है शुक्र जनन की। पहला होता है
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। और दूसरा प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, तो हम ये कह सकते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और यहाँ होता है, यानी इसे कहते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और इसे कहते हैं स्पर्मेटिड्स से शुक्राणुओं का कायांतरण, यानी जो शुक्रजनन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वो 2 चरण में पूरा होता है। पहला पद होता है स्पर्मेटिड्स का निर्माण और दूसरा होता है स्पर्मेटिड्स से शुक्राणुओं का कायांतरण। तो हम ये देखते हैं कि यह प्रक्रिया जो होती है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन जो होता है वह 3 प्रावस्थाओं में पूरा होता है। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो 3 प्रावस्थाओं में होता है। पहली अवस्था जो होती है, चलिए इसके प्रोसेस को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ है एक सेल, ये 2x होती है, यानी वृषण की जिन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है उन कोशिकाओं को कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल। उन्हें प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं या प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कौन करती है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिन कोशिकाओं का आकार और केंद्रक दोनों जो होता है अन्य जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से बड़ा होता है। अर्थात जो वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं से प्रीमोर्डियल जर्म सेल का आकार भी बड़ा होता है और इनका केंद्रक भी बड़ा होता है। अब क्या होता है, यहीं से प्रोसेस शुरू होती है। इन कोशिकाओं में बार बार जो होता है वह समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। देखिए, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और हम ये जानते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका जो होती है वह 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है और दोनों में गुणसूत्र की संख्या यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होते हैं, एज लाइक पेरेंट सेल। तो यहाँ पर 2x क्रोमोसोम है तो इसमें भी 2x क्रोमोसोम होगा, इसमें भी 2x होता है। ये क्रिया बार बार होती है, कई बार समसूत्री कोश का विभाजन होता है। यहाँ पर हम 2 बार दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ समसूत्री कोश का विभाजन होता है और इसके समसूत्री कोश का विभाजन के दौरान ये 2x ये जो सेल बनती हैं इन कोशिकाओं को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया या शुक्रजनक कोशिकाएं। ध्यान से समझें, ये है प्राथमिक जनन कोशिकाएं। इनमें बार बार समसूत्री कोश का विभाजन यानी यहाँ कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। और इस माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्रजनक कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह प्रावस्था जो होती है इसे कहा जाता है, यह प्रावस्था है गुणन प्रावस्था। इसे कहते हैं गुणन प्रावस्था
यानी इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, यानी स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होने में पहला प्रोसेस जो होता है वो गुणन प्रावस्था है। अब दूसरी प्रावस्था जो होती है इसे कहा जाता है वृद्धि। इसे कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ, इसे कहते हैं ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज में क्या होता है भाई, ये जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है यानी शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं वो वृषण से या अपने बगल वाली कोशिकाओं से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं, और पोषक तत्वों को ग्रहण करने की वजह से ये कोशिकाएं जो होती हैं वह काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, यानी जो ये सेल होती हैं इनकी तुलना में इन सेल्स का आकार जो होता है बड़ी होती हैं, लेकिन ये भी कैसी होती है, 2x होती हैं। तो यहाँ पर मेचुरेशन हो गया, यानी वृद्धि प्रावस्था हो गई, ग्रोथ हो गया इनका। ये सेल जो होती हैं पोषक तत्वों को लेकर के बड़ी हो जाती हैं। अब तीसरी प्रावस्था जो होती है इनकी उसे कहते हैं परिपक्वन। परिपक्वन प्रावस्था यानी परिपक्वन प्रावस्था इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मेचुरेशन। मेचुरेशन फेज। मेचुरेशन फेज, देखिए इस मेचुरेशन फेज में क्या होता है कि अब ये जो सेल्स बनती हैं इन सेल्स को कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से परिपक्वन प्रावस्था होती है। इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, और अर्धसूत्री कोश का विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं, अगुणित सेल्स बन जाती हैं। इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं। यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के कारण होता है। अब शीघ्रता से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल होती हैं ये पुनः अर्धसूत्री कोश का विभाजन द्वारा 2 सेल का निर्माण करती हैं। इस प्रकार X और X, यानी इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो आधी होती है। ये बन जाती हैं, यही बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। इसे हम लोग कहते हैं, जो पहला मियोसिस फर्स्ट होता है इसे कह सकते हैं मेचुरेशन फर्स्ट या फर्स्ट मेचुरेशन। फर्स्ट मेचुरेशन। और ये जो दूसरा होता है यहाँ मियोसिस सेकेंड है, ये मियोसिस सेकेंड होता है, और इसे हम लोग कह सकते हैं सेकेंड मेचुरेशन। इस प्रकार से एक प्राइमरी प्रिमोर्डियल या प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो होती है उससे 4 यहाँ स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। अब ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं इससे दूसरी प्रावस्था आती, जो स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ, यह स्पर्मेटिड्स जो होते हैं यह गोल और अचल होते हैं। इनसे क्या होता है कि
इनसे इस तरह से चल शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। ये भी एक्स होते हैं, शुक्राणु एक्स होते हैं। यह शुक्राणुओं का निर्माण है, कायांतरण हो जाता है, इनसे शुक्राणु बनते हैं। यानी 4 जो स्पर्मेटिड सेल्स होती हैं इनसे क्या बन जाते हैं, इनसे बन जाते हैं शुक्राणु, यानी स्पर्म का निर्माण हो जाता है। या स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं ये स्पर्श का निर्माण हो जाता है। इसी स्पर्म के निर्माण की क्रिया जो होती है, इस प्रोसेस को जो है इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कैसे ये प्रोसेस होती है, ध्यान दें कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये स्पर्मेटिड्स अचल हैं और गोल हैं। इनसे क्या होता है कि एक चल शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी कुछ समय पश्चात जो होता है यह जो होते हैं एक धागे नुमा फ्लैजिलम युक्त शुक्राणुओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका कोशिका द्रव्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है और इनका जो सेंट्रियोल होता है या सेंट्रोसोम जो होता है वो एक क्रोसोम का निर्माण करता है और साथ ही साथ इससे फ्लैजिलम बन जाती है। तारकाय जो होता है इसका फ्लैजिलम का निर्माण करता है। जो सेंट्रोसोम है वो फ्लैजिलम का निर्माण करता है, ये फ्लैजिला बन जाती हैं या इनमें यह पूंछ का निर्माण होता है और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है इसके चारों तरफ इसका निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में 2 प्रोसेस हैं। पहला है स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा है स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं का कायांतरण।